नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारा चला हुआ है भारतेंदु युग या भारतेंदु से संबंधित जो जानकारी पिछले व्याख्यान में हमने ली थी, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम भारतेंदु के बारे में रचनाएं या भारतेंदु मंडल के कवि, उनकी विशेषताएं, जो कुछ भी है ये आज फिर देखते हैं भी। और जो बचा हुआ भाग है वो एक इसका व्याख्यान पहले आ चुका है, आप देख चुके होंगे, नहीं तो फिर देख लेना पीछे जाके। तो आज हम करेंगे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कर ली थी हमने। जन्म, इनकी विशेषताएं, इनकी उपाधि, इनकी जो उपनाम सब कर चुके हैं पिछले व्याख्यान में। अब हम देखेंगे भाई इनकी जो पत्रिकाएं थी उनके बारे में भी कुछ रचनाएं भी लिख ली थी। कुछ रचनाएं और बच गई हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। आज वो देखते हैं भाई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं लिख लीजिए। कुछ रचनाएं आप लिख चुके हो, ब्रिज भाषा की अलग से, खड़ी बोली की अलग से। कुछ रचनाएं अभी अलग से अन्य रचनाएं लिख लो। प्रताप इसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लिखो भाई। जैसे रस रत्नाकर है, एक रचना है भाई इनकी रस रत्नाकर। इसमें क्या है कि रीति विषयक तत्व देखने को मिलेंगे आपको। भारतेंदु की रचना है रस रत्नाकर है, इसमें रीति विषयक तत्व मिलेंगे। इसमें रीति विषयक तत्व हैं भाई, क्योंकि भारतेंदु जी तो रीति काल और आधुनिक काल की संधि रेखा पर स्थित कवि है, तो रीति तत्व तो आने स्वाभाविक हैं। एक इन्होंने लिखा है भाई, एक इनकी रचना है सुंदरी तिलक, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है भाई। सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक का तो प्रकाशन वर्ष भी लिख लो। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है ये। 1869 ईस्वी में लिखी गई थी और ये घनानंद के कवित्त सवैयों का संग्रह है भाई। इसकी में विशेषता क्या है इसकी कि घनानंद जो रीति मुक्त कवि हैं, तो घनानंद के कवित्त सवैयों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 अनुवाद ग्रंथ भी लिखे हैं भाई। जैसे लिखो, भारतेंदु के अनुवाद ग्रंथ हैं 2। एक तो अनुवाद है भाई तदीय सरवस्व नाम से इन्होंने अनुवाद किया है नारद भक्ति सूत्र का। तदीय सरवस्व, और ये अनुवाद है भाई नारद भक्ति सूत्र का। ऐसे ही पूछा जाता है कि नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है, प्रश्न ऐसे बनता है ये। और एक अनुवाद ग्रंथ है दूसरा इनका भाई भक्ति सूत्र वैजयंती। ये है भाई सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद है ये। ये 2 अनुवाद ग्रंथ लिखे हैं भाई इन्होंने। अब देखो कुछ भारतेंदु के बारे में और रचनाएं और देखते हैं हम। जैसे पुरुषोत्तम पंचक और अपवर्ग, इनकी एक रचना है पुरुषोत्तम पंचक। अनुवाद नहीं है वो, वैसे रचना अन्य रचनाओं में लिख लेना, यहीं लिख लेना अपवर्ग और पुरुषोत्तम पंचक। पुरुषोत्तम पंचक ये रचनाएं हैं भाई भारतेंदु जी की। ये रचनाएं हैं महत्वपूर्ण रचनाएं तो बहुत लिखी है इन्होंने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वैसे तो इन्होंने देखो, जैसे अमानत के इंद्र सभा का बंदर सभा एक नाटक भी खेला था।
वो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। और लिखो भाई, भारतेंदु की विशिष्ट पहचान एक नाटककार के रूप में है। रचनाएं तो हर तरह की लिखी, इन्होंने काव्य भी लिखा है, लेकिन नाटककार के रूप में इनकी विशिष्ट पहचान है भाई। भारतेंदु की विशिष्ट पहचान है, ये जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु के लिख लो भाई। भारतेंदु के बारे में जो पूछे जाते हैं, भारतेंदु की अब देखो यहां से दो बिंदु बनेंगे जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जो आप लोगों के परीक्षा उपयोगी है। दो वो लिखो भाई। जैसे भारतेंदु की तो विशिष्ट पहचान एक नाटककार के रूप में है, यानी कि भारतेंदु की सशक्त विधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखो दो बातें लिखो यहां। सबसे पहले लिखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सशक्त विधा। ये तो है नाटक। अभी देखा हमें नाटककार के रूप में इनकी ज्यादा पहचान, विशिष्ट पहचान है। लेकिन भारतेंदु मंडल की अगर पूछ ली जाए या भारतेंदु युग की, तो लिखो भारतेंदु काल की या भारतेंदु युग की सशक्त विधा। फिर ये नाटक नहीं होगा, फिर इसका उत्तर होगा भाई निबंध। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लिखवाए जा रहे हैं ना, एक तरह के जो भी प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे याद करने हैं ये अलग अलग, इसीलिए लिखवाए जा रहे हैं आपके सामने। आप देखो एक बात और है कि पुनर्जागरण की जो सर्वाधिक चेतना जिस विधा में मिलती है, पुनर्जागरण की सर्वाधिक चेतना जिस विधा में मिलती है या कौन सी विधा में मिलती है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो फिर उसका उत्तर क्या होगा भाई? जो पुनर्जागरण की सर्वाधिक चेतना मिलती है वो मिलती है भाई नाटक में। और सबसे पहले गद्य की जो विधा आई, गद्य देखो भारतेंदु काल से ही गद्य की विधाओं का आविर्भाव हुआ है, हमने कल के व्याख्यान में देखा था। तो जो सबसे पहले जो जिस गद्य विधा का आविर्भाव हुआ वो भी नाटक ही था भाई। तो सर्वप्रथम सबसे पहले गद्य की जो विधा, सबसे पहले गद्य की जिस विधा का आविर्भाव हुआ वह वो भी क्या थी भी? नाटक ही थी। यानी कि सबसे पहले जो गद्य विधा आई वो नाटक ही थी भाई। ये देखा भाई हमने भारतेंदु के बारे में, भारतेंदु युग के बारे में जो महत्वपूर्ण एक दो बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतेंदु की कुछ चर्चित पंक्तियां देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। ये नोट कर लिया होगा। अब लिखो भाई भारतेंदु की चर्चित पंक्तियां। जो पूछी जाती है परीक्षा में, बार बार पूछी गई है। जैसे कहाँ है करुणानिधि केशव सोए, कहाँ है करुणानिधि
ये भारतेंदु की पंक्ति है भाई, और ये नील देवी नाटक से ली गई है। ये पंक्ति नील देवी नाटक में है और ये पूछी जाती है। अब देखो, जैसे भीतर भीतर सब रस चूसे, दूसरी पंक्ति लिखो इनकी। हंसी के तन मन धन मुसई। तीसरी पंक्ति लिखो भाई इनकी, भारतेंदु जी की। अंधाधुंध मचो सब देसा। मानव राजा रहत विदेशा। ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं भाई, जो बार बार पूछी जाती हैं परीक्षा में। अब आगे लिखो, जैसे डूबत भारतनाथ बेगी। ये जो आपके पिछले प्रश्न पत्र नेट जेआरएफ के या कॉलेज सहायक प्रोफेसर, जहां भी पीजीटी टीजीटी परीक्षाओं में जो पंक्तियां उठाई जाती हैं ना, वो लिखवाई जाती हैं, जो महत्वपूर्ण होती है, जो आने की, आगे भी आने की संभावना है या आ चुकी हैं। तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। डूबत भारतनाथ बेगी, जागो अब जागो। पुनर्जागरण की सशक्त अभिव्यक्ति आप देख सकते हो। ये तो भारतेंदु काल की सबसे प्रमुख विशेषता है। जब मुंह लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे। पागल करे मोही खराब, है सखी साजन नहीं शराब। ये जो थी, ये पंक्ति आगे पूरी हो जाती है। अभी आप लिखना चाहो तो लिख लो कि पागल करे मोही खराब, क्योंकि दिखेगी नहीं आपको नीचे अगर मैं लिखूंगी तो। पागल करे मोही खराब, हे सखी साजन नहीं शराब। ये थी वे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो भारतेंदु जी की हैं। अब हम देखते हैं कुछ और भारतेंदु काल की कुछ और विशेषताएं या क्या कुछ था। अब देखो, भारतेंदु काल में समस्या पूर्ति एक विशेषता हम लिख चुके हैं। उस समस्या पूर्ति कुछ मंच स्थापित किए गए थे समस्या पूर्ति। तो उस समय के, क्योंकि ये प्रसिद्ध थे, समस्या पूर्ति चली हुई थी, तो कुछ भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति मंच लिख लो। कुछ समस्या पूर्ति मंच की स्थापना की गई थी, जिनके बारे में पूछ सकते हैं भाई परीक्षा में आपसे। जैसे सबसे पहले लिखो कविता वर्धिनी सभा। ये समस्या पूर्ति मंच था भाई, कविता वर्धिनी सभा। भारतेंदु जी ने इसकी स्थापना की थी बनारस में। कविता वर्धिनी सभा जो थी, इसकी स्थापना बनारस में की थी और भारतेंदु जी ने की थी। समस्या पूर्ति मंच था भाई। और जैसे एक इसी से संबंधित एक भाषा संवर्धनी सभा भी पूछा जाता है कई बार, वो तोताराम की, अभी बाबू तोताराम का। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना तो बनारस में की भारतेंदु ने, ये एक समस्या पूर्ति मंच था। और एक भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी बाबू तोताराम ने। लिखना चाहो तो लिख लो, यहीं कहीं याद रह जाएगी आपके।
भाषा संवर्धनी सभा, क्योंकि यहाँ लिखवाने का बाबू तोताराम, यहाँ लिखवाने का मकसद यही है भाई कि आपके याद रहे, जो चीज परीक्षा उपयोगी है उसको आप साथ साथ पढ़े ताकि कंफ्यूजन न हो, इसीलिए लिखवाया जा रहा है। ये भाषा वर्धनी सभा भी लिख देते हैं, इसको संवर्धनी सभा भी लिख देते हैं, एक ही बात है। वो बाबू तोताराम की है और ये किसकी है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब दूसरा जो समस्या पूर्ति मंच है वो है भाई कविराज समस्या पूर्ति मंच। कविराज नाम से एक समस्या पूर्ति मंच बनाया गया, कविराज। और ये बनाया किसने, अब इसको हटा देती हूँ। बनाया किसने भाई, बाबा सुमेर सिंह ने। ये आजमगढ़ में इसकी स्थापना की भाई, कहाँ, आजमगढ़ में बाबा सुमेर सिंह ने इस समस्या पूर्ति मंच की स्थापना की। और ये बाबा सुमेर सिंह कौन थे भी, ये हरियोध के साहित्यिक गुरु माने जाते हैं बाबा सुमेर सिंह। लिखना चाहो तो आप यही लिख लो कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास 1914 में, वो हरियोध जी हैं, उनके साहित्यिक गुरु हैं बाबा सुमेर सिंह। लिखना चाहो तो यही लिख लेना कहीं। तीसरी लिखो भाई, तीसरा समस्या रसिक समाज। ये तो पूछा गया भाई बहुत बार, रसिक समाज। ये सब समस्या पूर्ति मंच है भाई, रसिक समाज। और इसकी स्थापना हुई थी भी कानपुर में, और राय प्रसाद पूर्ण ने इसकी स्थापना की थी भाई कानपुर में। ये भी समस्या पूर्ति मंच है भाई। ये जो भारतेंदु काल की प्रमुख विशेषता रही है समस्या पूर्ति, उसके लिए कुछ मंच स्थापित किए गए थे और वहाँ समस्या पूर्ति से संबंधित वाद विवाद चलते थे। तो ये याद रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं भाई। और इसके जो प्रधान कार्यकर्ता थे वो थे भाई प्रताप नारायण मिश्र, रसिक समाज के प्रधान कार्यकर्ता। वो है भाई प्रताप नारायण मिश्र, जो भारतेंदु युग के ही हैं। आगे इनके बारे में भी देखेंगे। ये देखिए भाई, हमने भारतेंदु मंच, ये समस्या पूर्ति मंच। अब हम देखते हैं भारतेंदु कालीन कवियों की एक चौकड़ी है। तो कई बार वहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि चौकड़ी में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, तो वो भी लिखेंगे हम। अब लिखो भाई भारतेंदु कालीन कवियों की चौकड़ी। भारतेंदु कालीन कवियों की चौकड़ी। अब देखो इस चौकड़ी में कौन कौन थे। एक तो भारतेंदु थे, जिनके बारे में तो हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। भारतेंदु थे, इनका जन्म 1850 में है भाई, काशी में हमने पढ़ा अभी। जैसे बालकृष्ण भट्ट है एक, इनका जन्म है भाई 1845 ईस्वी, क्योंकि कालक्रम से लगवाते हैं भाई इनको, इसीलिए इनका जन्म भी याद करना जरूरी है। फिर है भाई प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म है भाई 1856 में। और एक है भाई बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन बद्री, आप पूरा नाम लिख लेना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनका जन्म है भाई फिर 1855 में। ये है भाई भारतेंदु चौकड़ी के कवि हैं। कालक्रम से लगाना चाहो तो आप देखो, सबसे पहले तो बालकृष्ण भट्ट लगेंगे, फिर भारतेंदु, फिर प्रेमघन और फिर प्रताप नारायण मिश्र। इनमें क्या है, लाला श्रीनिवास दास को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन भारतेंदु
कालीन कवियों की चौकड़ी में शामिल नहीं है। इस तरह से प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई। अब हम देखते हैं भाई, भारतेंदु काल में कुछ पत्रिकाएं थी। भारतेंदु की पत्रिकाएं तो देख चुके हैं, लेकिन भारतेंदु काल में जैसे बालकृष्ण भट्ट ने भी निकाली थी, प्रेमघन ने भी निकाली है, ये पत्रिकाएं देखेंगे भैया। तो अब लिखो आप, सबसे पहले लिखो भाई, हिंदी प्रदीप पत्रिका थी एक, भारतेंदु कालीन पत्रिकाएं लिख लेना आप, और उसमें लिखो फिर हिंदी प्रदीप। ये हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी भाई, और ये बालकृष्ण भट्ट निकालते थे इन्हें। और ये 1877 में इलाहाबाद से निकालते थे भाई। अब देखो, इसका सन भी जरूरी है याद करना। 1877 ईस्वी में कहाँ? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद आजकल इसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज बोलते हैं। पहले भी प्रयाग था इसका नाम, और अकबर ने फिर इलाही धर्म चलाया तो इलाहाबाद कर दिया। और अब फिर से जो ये बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट आई है, तो यहाँ प्रयागराज कर दिया गया इलाहाबाद का नाम। तो प्रयागराज आए तो भी आपको घबराना नहीं है, वही बात है। अब देखते हैं भाई दूसरी जो पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका देखते हैं भाई। एक है भाई ब्राह्मण पत्रिका। अब ब्राह्मण पत्रिका किसने निकाली थी भाई? प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी ब्राह्मण पत्रिका। प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी भाई ये। और ये देखो भाई, 1883 ईस्वी में कानपुर से निकली थी भाई ये। 1883 में कहाँ से? कानपुर से। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कहाँ से निकलती थी ब्राह्मण पत्रिका, तो कानपुर से। कब निकली? 1883 में। निकाली किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। इसी तरह से देखो भाई, प्रेमघन ने 2 पत्रिकाएं निकाली। एक तो निकाली भाई आनंद कादम्बिनी, एक तो निकाली भी आनंद कादम्बिनी, और एक निकाली है भाई नागरी नीरद। अब देखो, आनंद कादम्बिनी निकाली भी 1881 ईस्वी में, मिर्जापुर से निकली है दोनों पत्रिका। प्रेमघन ने निकाली भी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ये तो निकाली भी 1881 में। कहाँ से? मिर्जापुर से। और एक है भाई नागरी नीरद, निकाली भी 1893 ईस्वी में, ये भी प्रेमघन ने निकाली। 1883 ईस्वी में निकाली, और ये भी कहाँ से? मिर्जापुर से निकली भाई ये पत्रिका भी, मिर्जापुर से। ये जो पत्रिका है। अब देखो, आनंद कादम्बिनी के बारे में एक बात लिखो भाई, कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, जो ये लगाओ आप, हमारे हिंदी साहित्य के तो स्तंभ ही आप कह सकते हो उनको। तो वो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले जिस पत्रिका से जुड़े थे वो थे आनंद कादम्बिनी। और इन्होंने अपने स्वयं जो प्रेमघन की स्मृति छाया लिखा है ना, उसमें स्वयं कहा है इन्होंने, जो सिलेबस में भी लगा होता है संस्मरण प्रेमघन की स्मृति छाया, उसमें स्वयं इन्होंने कहा है कि सबसे पहले यदि मैं किसी पत्रिका से जुड़ा तो वो कौन सी थी? आनंद कादम्बिनी। तो आप यही लिख लो, ये पूछा जाता है भाई। तो लिखो कि रामचंद्र शुक्ल अपने जीवन काल में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने जीवन काल में यदि किसी पत्रिका से जुड़े, सबसे पहले आनंद कादम्बिनी से जुड़े हुए। और प्रेमघन की स्मृति छाया, जो संस्मरण का सिलेबस में लगा होता है, प्रेमघन की स्मृति छाया, ये संस्मरण है भाई। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है
और इसमें इन्होंने स्वयं कहा है ये बात, स्वयं बताइए ये बात। स्वयं स्वीकार किया कि मैं सबसे पहले एक सहयोगी संपादक के रूप में कार्य किया था उन्होंने आनंद कादम्बनी में, क्योंकि मुख्य संपादक तो कौन थे, प्रेमघन जी थे, और ये सहयोगी संपादक के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी जुड़े थे इनसे आनंद कादम्बनी पत्रिका में। अब देखो पत्रिकाओं का ही अब चला हुआ है, तो देखो एक हमने कल देखा था हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो उसके बारे में वो लिखा था, फिर से लिखो, इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। और एक ही इसके बारे में भी लिखेंगे, हिंदी प्रदीप के बारे में भी, ये दो बातें और जरूरी हो जाती हैं, परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा उपयोगी कोई भी आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर आप नोट्स बनाते हो और अच्छे से तैयारी करते हो तो हमारे चैनल पे आपको पूरी सामग्री उपलब्ध होगी भाई, इससे ज़्यादा तो डीपली कोई करवा नहीं सकता हमारे हिसाब से तो। और ऐसे तो अनायास करवाने को तो, या आप पीएचडी कर रहे हो थीसिस, उसके अनुसार तो आप कुछ भी कहीं से थोड़ा बहुत निकाल के, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी है ना वही करवाया जा रहा है, आपके मोती चुन के दिए जा रहे हैं आप लोगों को, ये मान के चलो। आप लिखो, आप भाई भारतेंदु, देखो दो बातें लिखती हूं मैं यहाँ कि भारतेंदु, कितना टाइम हो गया, भारतेंदु काल में भारतेंदु काल में राष्ट्रीय प्रेम का सर्वाधिक जज्बा, जिस पत्रिका में दिखलाई देता है वो है भाई हिंदी प्रदीप। ये है हिंदी प्रदीप पत्रिका के बारे में। और एक बात जो हरिश्चंद्र चंद्रिका के बारे में कल लिखी थी यही लिख लो, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा तो दिखेगा हमें कहाँ, हिंदी प्रदीप में। और खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित रूप कहाँ दिखेगा आपको, हरिश्चंद्र चंद्रिका में, यही लिख लो वो बात भी भाई। भारतेंदु देखो लिखते हैं, भारतेंदु ने हिंदी खड़ी बोली गद्य को इन सभी अतिरेकों से मुक्त कर दिया। किन अतिरेकों से भाई, देखो कल हमने देखा था कि किसी की भाषा में पंडिताऊपन था, किसी में पूर्वीपन था, किसी की भाषा मुहावरेदार चटकीली थी, किसी की भाषा कैसी उर्दूपन हिंदुस्तानी रूप लिए हुए थी, किसी की भाषा संस्कृतनिष्ठ थी। लेकिन इन सभी अतिरेकों से मुक्त कर दिया भारतेंदु जी ने हिंदी खड़ी बोली गद्य को, और एक सुव्यवस्थित और परिमार्जित रूप दिया। तो लिखो आगे, क्या मुक्त कर दिया और खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित रूप निर्धारित किया। और खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित रूप निर्धारित किया। और
इस सुव्यवस्थित भाषी, और आगे लिखो भाई, इस सुव्यवस्थित भाषिक आदर्श की वाहक पत्रिका बनी हरिश्चंद्र चंद्रिका। इस सुव्यवस्थित भाषिक आदर्श की वाहक पत्रिका वाहक बनी हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये भाई आपको याद रखना है भारतेंदु जी के बारे में, हरिश्चंद्र चंद्रिका के बारे में, और ये याद करना है भी आपको हिंदी प्रदीप के बारे में कि राष्ट्रीय प्रेम का सर्वाधिक जज्बा किस पत्रिका में है, तो हिंदी प्रदीप में। लेकिन राष्ट्रीय जागरण की सर्वाधिक अभिव्यक्ति फिर करमवीर आ जाएगा भी माखनलाल चतुर्वेदी का। लेकिन यहाँ आपको देखना होगा भारतेंदु काल में राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा कहाँ है, हिंदी प्रदीप में। और इसके साथ ही लिखो वहाँ कि अगर राष्ट्रीय प्रेम का, राष्ट्रीय जागरण का अगर दूत अगर कोई है तो वो है भाई करमवीर पत्रिका। यहाँ लिखना चाहो तो कि राष्ट्रीय जागरण की अगर दूत पत्रिका कौन सी है भाई, फिर करमवीर पत्रिका है माखनलाल चतुर्वेदी की, आपको पता है। तो ये है भाई भारतेंदु के बारे में हमने देखा। अब भारतेंदु काल के जैसे रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेम घन हैं, या फिर जैसे कुछ रचनाकार हैं, ये नाम लिख लो, इनकी विस्तृत अध्ययन फिर हम आगे करेंगे। तो भारतेंदु काल के कुछ कवियों के नाम लिख लो। लिखो भाई भारतेंदु काल के साहित्यकार लिखो। अब साहित्यकार में एक तो चौकड़ी में देख लिए वही है भाई भारतेंदु स्वयं जी हैं, फिर बालकृष्ण भट्ट, ये तो मुख्य हैं, चौकड़ी में है ये तो, और अन्य भी हैं कुछ, तो सबके नाम लिख लो। जैसे सबसे पहले तो ये चारों लिखो भाई जो हमने लिखे थे। भारतेंदु जी तो हैं ही लिखने की, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भारतेंदु काल के हैं, कौन से नहीं है, या कौन से द्विवेदी, एक द्विवेदी काल का डाल दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि कौन सा भारतेंदु काल का कवि नहीं है या साहित्यकार नहीं है। तो फिर आपको ये याद होनी जरूरी है। बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। प्रताप नारायण मिश्र है, या फिर आप देखो भाई जैसे प्रेम घन जी हैं। अब आगे और देखो जैसे राधाचरण गोस्वामी है भाई, अब राधाचरण गोस्वामी जी कहाँ के, वृंदावन के थे भाई। वृंदावन से एक पत्रिका निकालते थे भारतेंदु नाम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं निकालते थे भारतेंदु पत्रिका, इनकी पत्रिका हम पढ़ चुके हैं भाई। कवि वचन सुधा, भारतेंदु मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका, फिर बाला बोधिनी। लेकिन एक भारतेंदु नाम की पत्रिका भी निकलती थी, और उसके बारे में पूछा गया है एक दो बार कि एक तो पूछा जाता है कि कौन निकालते थे, तो राधाचरण गोस्वामी निकालते थे भारतेंदु पत्रिका। और कहाँ से निकलती थी, तो वृंदावन से निकलती थी, वृंदावन से निकलती थी ये। और भारतेंदु पत्रिका लिख लो भाई, यहीं लिख लो। भारतेंदु नाम से एक पत्रिका थी, ये निकालते थे कौन है,
ये निकालते थे भाई राधा चरण गोस्वामी। और राधा कृष्ण दास भी जो काशी के थे, यही लिखो भाई राधा कृष्ण दास। और फिर देखो भाई राधा कृष्ण दास ये वही है भाई, ये काशी के थे जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। ये आगे सब पढ़ेंगे। और देखो आगे देखो भाई, जैसे ठाकुर जगमोहन सिंह है, या फिर और यहाँ लिख लो भाई जैसे कार्तिक प्रसाद खत्री है, वो अयोध्या प्रसाद खत्री अलग है भाई, जिन्होंने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था और खड़ी बोली नाम से एक बुक भी लिखी थी, पुस्तक भी। ये है भाई फिर लाला सीताराम है, सुधाकर द्विवेदी हैं, जिन्हें आशु कवि कहा जाता है भाई, आशु कवि की उपाधि मिली हुई थी इनको, सुधाकर द्विवेदी को। ये भारतेंदु मंडल के ही हैं और इन्हीं को पूछा जाता है ज्यादातर कि नहीं है। राम ये है भाई, फिर आगे राम कृष्ण वर्मा है, फिर अंबिका दत्त व्यास है। अंबिका दत्त व्यास को ही पूछा जाता है कि कौन सा भारतेंदु की चौकड़ी में नहीं है, और अंबिका दत्त व्यास को दे दिया जाता है। दामोदर शास्त्री हैं, दामोदर शास्त्री सप्रे। और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हैं। और एक बाबू तोताराम जो हमने लिखा था भाषा संवर्धनी सभा, वो भी भारतेंदु मंडल के हैं, लिख लो बाबू तोताराम हैं। और लाला श्रीनिवास दास हैं। अब लाला श्रीनिवास दास के बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया कि कौन सा भारतेंदु मंडल में नहीं है, और भारतेंदु मंडल में फिर ये 3 दे दिए गए और एक दे दिया गया लाला श्रीनिवास दास। और फिर उसका उत्तर क्या आया भाई, लाला श्रीनिवास दास। ये भारतेंदु काल के तो हैं, लेकिन ये भारतेंदु मंडल में नहीं है, ये बात याद रखनी है। आगे बाकी हम इनका जो अध्ययन करेंगे, फिर आगे उसी हिसाब से फिर एक एक का तो अध्ययन, इनकी रचनाएं, इनकी विशेषताएं तो करेंगे ही। आज के लिए ये व्याख्यान भाई यहीं समाप्त करते हैं हम, आगे अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।